सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मजबूरी कहें या फिर ज़रूरी, ईद से पहले हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम चला दिया है। हुकूमती फैसले का दिफा करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों में पेट्रोल की कीमत को दिखाकर दावा किया गया है कि पाकिस्तान में पेट्रोल दूसरे मुल्कों से अब भी सस्ता है, जबकि सोशल मीडिया पर भी सार्फिन 15 दिन पहले अब आज की कीमत का मवाजना करके सवाल उठा रहे हैं कि पेट्रोल किस आलमी मंडी में महंगा हुआ है जिसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में इसकी कीमत बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्टों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में 1 जुलाई को $75.84 फी बैरल थी, जो आज यानी 15 जुलाई को कम होकर $73.76 फी बैरल पर आ गई है। गूगल के कोई भी ये फैक्ट चेक कर सकता है। फिर हुकूमत ने गलत बयानी करके पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ा दी? वज़ीर आज़म जो आवाम को रिलीफ देने के दावे करते हैं वो कहाँ गए? इससे यकीनन आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। सियासत की बात करें, वहां नून लीग इस वक्त मुश्किल में दिखाई देती है, जहां बयानी की जंग शदीद तर हो गई है। वाकिफान हाल के मुताबिक मायूस होकर शहबाज शरीफ ने पीछे हटने का फैसला किया है, इसीलिए वो आजाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में कहीं नजर नहीं आ रहे। जहां मरियम नवाज जलसों में एक बार फिर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को ललकार रही हैं। अब सवाल यह है कि मायूस शहबाज शरीफ क्या फैसला करते हैं? नवाज शरीफ के बयाने की भरपूर हिमायत करते हैं या फिर खामोशी का रोजा रखकर मुनासिब मौके का इंतजार करते हैं? क्योंकि हकीकत यह भी है कि सियासत की मै जिसके मुंह को लगी हो वो आराम से बैठ नहीं सकता। इनका लाहेअमल क्या होगा? सियासी पंडितों के मुताबिक वो आजाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को देखकर अपनी समत का तयन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी में इनका किरदार क्या होगा? मुतहरिक, बाइख्तियार या सिर्फ नुमाइशी सदर का? इसी पर बात करेंगे। असद खरल बाबड़ोगर मेरे साथ है। असद खरल साहब, शहबाज शरीफ के बारे में अब कहा जा रहा है वो भी थक गए हैं। हुकूमत से बड़ी उन्होंने कोशिशें की, कोई मुफाहमत की तरफ बातचीत हो, लेकिन वो नहीं हो सकी। उधर भतीजी नहीं मानी, अब उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा जी जो नवाज शरीफ कहेंगे उसी पर चलेंगे, ललकारना है, हुकूमत के खिलाफ जाना है और मुख्तदर हल्कों के खिलाफ जाना है, जो करना है करो, मैं भी अब पीछे हट गया हूँ, अब जो नवाज शरीफ कहे वो करना शुरू कर दो बस। देखिए, एक तो उसामा साहब नाज़रीन भी जानते हैं और मैंने कहा था कि मरियम साहब जब जाएंगी तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे नहीं जाएंगे। आपके सामने अभी बिल्कुल सूरत तो नज़र आ रही है। और उसके बावजूद कि वो अगर कल चले जाएं तो जब वो आज फिर कह रहे हैं कि उनको जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे, जो पार्टी कायद कहेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब को सिर्फ पार्टी कायद ही नहीं समझते, वो बड़ा भाई नहीं समझते, कायद भी समझते हैं, उनको वालिद की जगह वो दर्जा भी देते हैं। और हमेशा उनके सामने मैंने शहबाज शरीफ साहब को ऐसे सर झुकाए, हाथ बांध के ऐसे खड़े होते देखा है। ठीक है, तो उनकी एक अच्छी है, रिस्पेक्ट है। वो अलग बात है कि खिदमत को वोट मिलता है, डिलीवरी को वोट मिलता है, स्पीड को वोट मिलता है। बेचारे भाग दौड़ बड़ी करते हैं, आनियाँ जानियाँ, नो डाउट। इसका क्रेडिट मैं दिए बगैर नहीं रह सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने तरक्की, जो पेस, जो स्पीड की है, किक बैक करप्शन अगर की है तो जाहिर बात है वो तो किसी ने गलत किया है, जिसने भी किया उन्होंने भी किया है। लेकिन जिस तरीके से सड़कों के जाल बिछाएं, रिंग रोड बनाया, मोटरवे, ट्रेन, और यानी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना और स्पीड, और जिस तरह पंजाबी में कहते सलानी रूह, कि जब तक वो चीज़ पर करने देते थे वो हर तरीके से उसको कर लेते थे। अगर 2008 से 13 तक डिलीवरी जो पंजाब की थी उसका रिवार्ड था मरकज़ और पंजाब में हुकूमत, खिदमत, और इनकी जो स्पीड थी उसका रिवार्ड मिला 8 से 13 तक। अब तो इदारों के खिलाफ जाना है, हुकूमत को टफ टाइम देना है। सुन ले, अब मरियम के आप बयान देख लेने चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ से हर जुल्म बर्दाश्त किया, आवाम की मोहब्बत में बर्दाश्त किया, सारी रियासत को नवाज शरीफ की नफरत में झोंक दिया गया। कहाँ है नवाज शरीफ के कारोबार भारत में? बताओ आज। ये देखिए उनके बयान। उन्होंने कहा बताओ भारत में नवाज शरीफ का कौन सा कारोबार है? नवाज शरीफ की मोहब्बत को दिलों से नहीं निकाल सके। आज भी नवाज शरीफ जो है वो देख लें सबसे मकबूल लीडर है, वो तो ये कह रही हैं। और ये कि जी इमरान खान अवाम की नहीं सिलेक्टर की चॉइस। मुझे ये बताएं उसामा साहब कि ये जो मरियम साहबा कह रही हैं फिर मफाहमत नहीं अब मज़ाहमत होगी, ये वही बयान है, उसको घुमा के मफाहमत नहीं अब मज़ाहमत होगी, ये उसी का बयान दूसरी केसट को रिपीट करके स्टीरियोटाइप है, जिसमें उन्होंने कहा कि मज़ाहमत मफाहमत के लिए की जाती है, की जा रही है। मफाहमत नहीं अब मज़ाहमत, और मज़ाहमत मफाहमत के लिए।
आप इन दो को रेड विद जिस तरह कहते हैं सेक्शन को मिला के पढ़ें तो ये तो एक ही चीज है, यानी दोनों का मतलब एक ही है। जो इनकी पहले पॉलिसी थी ठीक वो भी यही है, अच्छा अब भी यही है। शहबाज शरीफ क्यों खामोश हो गए? शहबाज शरीफ इसलिए खामोश हो गए, और जब उन्होंने मान लिया है, और यही मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ की नाकामी की कभी वो वज़ीर आज़म का ख्वाब अचकर नहीं पहन सकते, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, वो कूते फैसला नहीं है। और एक और बात, सियाने बड़े अब सियाने बड़े पता क्या कहते हैं? कहते ये है कि अच्छा इस तरह करें कि ये काम भी कर दें तो फिर मैं करूंगा। अच्छा अभी उनको समझ नहीं आ रही, फिर कहते हैं अच्छा वोट बैंक पर नवाज शरीफ का जब मुझे ना मिला तो मैं हार जाओ, शैडो कैबिनेट बना ले। कब बनाएंगे? मुझे पूरी तैयार उनको अच्छा पता है इशू क्या है। शहबाज शरीफ साहब इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि या तो नवाज शरीफ मरियम को आप एलिमिनेट करें, यानी उनको सियासत से हर तरीके से मुझे यकीन नहीं हो जाए कि वो दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा तो फिर बाबड़ोगर साहब, ये अभी मैं देख रहा हूँ मरियम साहबा के जिस तरह से बयान चल रहे हैं अभी ब्रेकिंग में कि इमरान खान अपने बड़ों को बता दो कि अब नून लीग मुफाहमत नहीं करेगी, अब नून लीग मुज़ाहमत की सीख गई है, मुज़ाहमत करना सीख गई है, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो ये अब मरियम साहबा फिर पहले 3 साल मुफाहमत कर रही थी, फिर हुआ, अब फिर नीचे पहले गया, 3 साल मुफाहमत कर रही थी। डोगर साहब पहले उसामा साहब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो आज़ाद कश्मीर में मरियम कैंपेन चला रही हैं, उन्होंने इस कैंपेन में एक चीज़ वाज़े तौर पर बता दी है कि बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा। शहबाज शरीफ के मुफाहमत के बयानिए की नून लीग में कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो वो बातें कर रही है ना, ये वो शहबाज शरीफ को सुना रही है कि तुम्हारा बयानिया खत्म हो गया, बयानिया सिर्फ एक है, वो बयानिया है नवाज शरीफ का, उसका वो मुज़ाहमत का बयानिया, मुफाहमत का बयानिया नहीं है। और ये चीज तो बड़ी क्लियर है। शहबाज शरीफ एक तो ये है कि मरियम ने ये क्लियर कर दिया कि नून लीग अपने बयानिए पे खड़ी है, नवाज शरीफ अपने बयानिए पे खड़ा है, और इस बयानिए के होते हुए किसी दूसरे बयानिए की तो उसके कोई जरूरत नहीं है। कोई मन्नो आना आप कहते हैं अमल होगा बयानिए पर, मन्नो ना सर खैल साहब, अब शहबाज शरीफ के पास 2 रास्ते बचे हैं। अच्छा एक रास्ता तो ये है कि वो खड़े हो जाएं, वो नवाज शरीफ के सामने खड़े हो बहुत मुश्किल, वो उनके साथ एक बड़ी तादाद है, नून लीग के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस बयानी के साथ चलना नहीं चाहते। अब सरगोशियाँ हो रही हैं, अच्छा। कानों में बातें हो रही हैं कि आगे करना क्या है। अब ये फैसला करना पड़ेगा शहबाज शरीफ को, ये नहीं होगा अदरवाइज शहबाज शरीफ का कोई फ्यूचर नहीं है, या हमजा शहबाज का कोई फ्यूचर नहीं है। शहबाज शरीफ तो शायद खामोश हो जाए भाई के सामने, लेकिन हमजा शहबाज खामोश नहीं होगा, वो बोलेगा। और पार्टी के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बड़ा भाई का पार्टी का सदर, वो जब पीछे बन जाएगा, वो तो बाद जमात मरियम साहबा टांट कर रही हैं, तंज कर रही हैं, तीर बरसा रही हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मैं तो बयानिए पर मन्नोआन अमल करूंगा, अपनी पॉलिसी दे दी है। तो उनको कहाँ कहा शहबाज, ये मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ, ये पता नहीं कहां से, ये इसको छोड़े स्किप को, मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के पास 2 ऑप्शन है। एक पहली बात, एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियर, कंफ्यूज्ड शहबाज शरीफ मरियम के बयानी के पीछे नहीं चलेगा। अगर शहबाज शरीफ ने मरियम के बयानी के पीछे चलना होता ना, तो उसके साथ आज आजाद कश्मीर में खड़ा तकरीरें कर रहा होता, उसके साथ आजाद कश्मीर में कैंपेन चला रहा होता। उसका ना जाना, उसका एक चीज मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर का शेड्यूल तैयार पड़ा था। शहबाज शरीफ ने किस किस जगह पे तकरीरें करनी थी ये तय हो चुका था, फाइनल हो चुका था। शहबाज शरीफ तो अपनी तकरीरें लिखवा रहे थे, तकरीरें तैयार करवा रहे थे। जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पे प्रेशर डाला कि तुम्हारे साथ मरियम भी जाएगी, तुम्हारे साथ मरियम भी तकारीर करेगी, तुम दोनों मिलकर आजाद कश्मीर की कैंपेन चलाओगे और यही फाइनल है। जब शहबाज शरीफ को कन्वे कर दिया गया कि जनाब मरियम तुम्हारे साथ कैंपेन चलाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही टेबल पे खड़े होके 2 मुख्तलिफ बयाने दिए जाएं।
तो उस पे शहबाज शरीफ ने ये बेहतर समझा कि मैं आजाद कश्मीर की कैंपेन में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है खरल साहब के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या मरियम के बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये चीज क्लियर रखें। जहां तक खामोशी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, पार्टी में सरगोशियां हो रही हैं, पार्टी में रिजल्टमेंट है। ये आप देख लीजिएगा, शहबाज ना भी खड़ा हो तो हमजा है वो इस तरह शहबाज साहब हमजा क्या कर लगे, शहबाज ही आगे गेरी उठा रहा। ये तो तब से हमजा समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ के सामने दो ऑप्शन है, ताबेदारी करते हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो पीछे हट जाए, सियासत से किनारा कशी कर दे, छोड़ दे सियासत। नवाज शरीफ और मरियम को क्या फर्क है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मरियम और नवाज शरीफ के खड़े हो जाए और कल वो हो सकता है पीटीआई के साथ अलायंस कर ले, हो सकता है वो किसी और पार्टी के साथ अलायंस कर ले। मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं, कभी ऐसे नहीं। खरल साहब, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि नून लीग के अंदर इस सोच पे भी बात हो रही है, बेचारे इस सोच पे भी बात हो रही है कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लीडर उससे बेहतर है पर मरियम के जो इस बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं जो इस बयानी के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये दीवार पे लिखा हुआ है, ये दीवार पे लिखा हुआ है कि मरियम के इस बयानी के साथ हुकूमत। ठीक है, सुनते लो। अब शहबाज शरीफ साहब अगर नवाज शरीफ या मरियम की टोटी बांध के उनके नीचे, मरियम साहबा के नीचे या उनके बांदी बांध के साथ या वो लीड करें और वो साथ बैठे, वो टोटी नहीं ना बने, वो नहीं गया। अच्छा, नहीं गया, वो नहीं गया आजाद कश्मीर। अच्छा, अब सबसे अहम चीज जो है ना, वो 25 जुलाई का इलेक्शन है। नहीं, तहरीके इलेक्शन के जो रिजल्ट आने हैं ना, कैसे हो सकता है? ये बताएं, मरियम ने अपना बयानिया दे दिया, नवाज शरीफ का बयानिया दे दिया, कैंपेन चला ली। 25 जुलाई का जो रिजल्ट है ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें नून लीग के अंदर उस डिटरमिन होंगी। अच्छा, ये बताएं वो कारकर्दगी, मरियम जब जाती हैं तो फोकस कारकर्दगी नहीं होता, फोकस इल्जामात होते हैं, फोकस जी सिलेक्टर्स होते हैं, इमरान खान होता है। तो फोकस अब ये है कि जी नवाज शरीफ को कैद में भी कत्ल करने की साजिश की गई। ये वहां जाके नवाज शरीफ अवाम का साथ देने पर, सुन ले, अवाम का साथ देने पर फिर मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात है, इस पे भी अगर हमारे अदारे आप भी खामोश रहेंगे ना, ये तो जुल्म की बात है। अगर जेल में नवाज शरीफ साहब को कत्ल करने की साजिश की जाए, आम बंदा अगर ये कहता ना, तो मरियम साहबा को बुला के इज्जत एहतराम से पुलिस को ये पूछना चाहिए, हमारे इदारों को पूछना चाहिए, जो भी रेस्पेक्टिव इदारे हैं, जेल को हम सुन ले जनाब, आप ये सुन तो गवर्नमेंट जाने, मरियम गवर्नमेंट जाने और पूछे जनाब वो कहाँ साजिश हुई। अगरतला साजिश जो बन गई, जहाँ पे तमाशा बना हुआ है, वो हुसैन भाई इनके तमाशे लगाते हैं, उधर से जहर दी गई थी मेरे वालिद को, अदनान वहां पे कत्ल की साजिश हुई है। हमला भी तो हुआ था लेजर गन से, इनको मरियम को कत्ल करने की कोशिश की। कुछ ना कुछ होता है यार, कुछ क्या नवाज शरीफ को अवाम का साथ देने पर सजा हुई? यानी ये सर ये बताएं आप दोनों के, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इसलिए सजा दी कि उसने अवाम का साथ दिया था? मरियम साहब कह रही है अवाम का साथ देने पर नवाज शरीफ को मंजन बेचने की बात सुन ले। अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, सुन ले, कारकर्दगी की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, वहां पे 5 साल इनकी हुकूमत ने क्या डिलीवर किया, वो उनके पास होता तो बताते। अब वहां पे सारे इदारों को, अब मुझे ये बताएंगे, छोटी बात नहीं है डॉक्टर साहब, ये मजाक है। एक नवाज शरीफ साहब है जिसके लिए आपको पता है सारी कहानियां मैंने को बता के मुंह से रालें टपकती थी हमारी कि जनाब काश इस तरह खाना आम बंदा जो सेहतमंद भी मुरगन गुजाए, उसामा साहब बात भी हम देखते रह जा रही है, इतने खाल कैसे लेते। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, साजिश कत्ल की हुई है तो इसके ऊपर इदारों को, कोर्ट्स को पूछना चाहिए, इनको बुला के कटहरे में डाल। बाबू डॉक्टर साहब, ये हमारी सियासत में क्यों है कि आप जेल में मर्जी कहते चले जाएं? आप कह दें कि जनाब ये सिलेक्टर्स की चॉइस है, आप कह दें जनाब के इलेक्शन रिग्ड थे, इलेक्शन चोरी किए गए हैं, अच्छा उसके बाद जिसमें जीत जाए वो ठीक है, उसमें जाते हैं। इलेक्शन कमीशन अब बहुत अच्छा है, इससे अच्छा इलेक्शन कमीशन रहा ही नहीं कभी जिन्होंने बनाया था, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा था डॉक्टर साहब सही इलेक्शन करवाने में। अब ये अवाम की का साथ देने पर नवाज शरीफ को किस तरह सजा हुई, मुझे ये समझाएं। उनको क्या फर्क? उसामा साहब, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान जो है आज़ाद कश्मीर में भुट्टो की हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, आज ही उन्होंने कहा कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर में भुट्टो की हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर है
कि वहाँ पर अदारे और इमरान खान जो है वो मिलके एक गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, मगर इस तरह की इल्ज़ामात वो तो अदारों को टारगेट कर रही हैं, वो तो पीछे हट ही नहीं रही, वो तो मुसलसल। और जो अभी आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को कत्ल करने की साजिश की गई, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जनाब जो था वो सजाए मौत की जो कोठरी थी वहाँ पर तारीख कोठरी में रखा गया, हालांकि उनके लिए अलग बैरक था। मैंने उनका मेन्यू देखा, मैंने सारी चीज़ें देखी, उसमें उन्होंने जेल की एक बूंद पानी नहीं पिया, उन्होंने एक दिन भी उनका खाना नाश्ता रात का खाना। लेकिन ये नहीं डॉक्टर साहब बताया कि नैब की कस्टडी में जो थी और उसके वक्त जो मोबाइल उन्होंने रखा और फिर जो कहानी बनी और फिर किसी तरह कहाँ मोबाइल छुपाया, सुन ले कहाँ से निकाला खबर लोग बताते हैं। उसके बाद जब मोबाइल उन्होंने सर्च अल्टीमेटली आ गई इस नौबत, लेडीज पुलिस और सारा इन्होंने फोन छुपा देने के इनकार कर दिया। अल्टीमेटली जामा तलाशी तक नौबत आने की इन्होंने आगे चीना, जिस तरह जेब तलाश को पकड़ लें आप किसी को, तो आपको पता है वो चीज़ें काबू कर लेते, ब्रेड मार देते, ये वो नौसरबाज इस तरह होते हैं, रंगबाज होते हैं। ये हुआ कि बाकायदा फोन जो है ना छीना झपटी में फोन छुपा लिया, पहले भी छुपाया होता, फिर आखिरी बात फोन के ऊपर बैठ गई। अच्छा, फोन के ऊपर बैठ गई। मुझे आप किस तरह कर रही हैं बिहेव, क्या क्या बिहेव कर रही हैं, ठीक है, ये फोन तो हमने ले लिया। अच्छा, फोन कर लिया गया। बाखबर लोग ये कहते हैं कि कोई सूबे की कोई बात ही नहीं आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की, तो मरियम जाकर कैसे बात कर लेती है जी ये सूबा नहीं हम बनने देंगे, ये आज़ाद कश्मीर को भी मकबूजा कश्मीर बना देगा, इस तरह की बातें। क्या ये इसलिए कि बिकती हैं इलेक्शंस में, इस तरह किसी के जिस चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है उस तरह करने लग जाए। जिस तरह वो बात आई कि जी नवाज शरीफ साहब भी कश्मीर से रिश्ता पुराना है, वो फोटोशॉप कर दी, कुछ भी कहते चले नवाज शरीफ कत्ल करने की साजिश हुई, वो अवाम की वजह से, जनाब अवाम की मोहब्बत की वजह से, अवाम का साथ की वजह से जेल काट ली उन्होंने, वो बहुत बहादुर हैं, आज भी वही सबसे मकबूल हैं, वो खुद बाहर बैठे नवाज शरीफ साहब, ना कोई जुमला। तो यहाँ अगर आप इदारों पर बोल दें, आप इलेक्शन कमीशन जनाब सारा ख़राब था, जो मर्जी कहते चले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं। समा साहब ये तो इंतहाबी जलसे हैं, अब इंतहाबी जलसों में जो मर्जी बोली, जो अठो झूठ बोली, जो कौन पूछने वाला है। माजी में भी ये होता रहा है, अब भी यही हो रहा है, पीटीआई भी ये करती रही है, फिर पार्टी बिलावल भुट्टो जो है वो भी यही करते रहे, बजाय इसके कि वो बताते कि उन्होंने सिंध को पेरिस बना दिया तो आज़ाद कश्मीर को भी बना देंगे पेरिस। दूसरी तरफ पीटीआई के लोग जो हैं वो भी इसी तरह, कभी भुट्टो को गद्दार, कभी फलाने को गद्दार। भाई अपनी परफॉर्मेंस बताओ, पंजाब में क्या परफॉर्मेंस है, केपीके में क्या परफॉर्मेंस है, बलूचिस्तान में कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही हैं, वही चीजें जो है वो मरियम कर रही है। मुझे एक बात बताएं, मुझे सिर्फ मैं आपकी बात, 5 साल आपकी हुकूमत रही, लोगों से आपने वोट मांगने जाना है, आप कहें कि देखिए जी हमने ये काम किए, इस हल्के में देखें ये स्कीमें हुई, तो वोट तो आप इस तरह मांगेंगे। अच्छा, ऑपोजिशन मांगना है वोट, जाकर नून लीग को क्रिटिसाइज करें, देखें जी आपके हल्के में ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये पॉलिसी नहीं हुई, इस तरह से करें। मरियम तो वहां जाकर आज़ाद कश्मीर लग रहा है कि वो ऑपोजिशन में है और सारा टारगेट जो है इदारे हैं। भाई आप अपनी तो बता दें, आपको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कारकर्दगी पर खड़े हो, लोग आपको वोट डालें। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज तो वाज़ेह है, किसी के पास कुछ कहने को नहीं है, किसी के पास कुछ कहने को नहीं है। और जब किसी के पास कुछ कहने को नहीं है तो ये एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। मेरा मतलब है आज 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, पीटीआई इसको किस तरह से जस्टिफाई। इस पर हम आगे बात करेंगे। मुझे बताएं वैसे आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? मैं तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। तो आप वहां पे सिर्फ एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, कुआं लगा दें, थिएटर लगा दें, लकी रानी सर्कस लगा दें, बाहर को खुसरे जो हिजड़े सॉरी जो है ख्वाजा सरा, वहां पे ख्वाजा सरा जो है तो वो लगा दे, मेले ठेले में तो इतने बंदे तो उधर भी इकट्ठे हो ही जाते हैं। वोट को इज्जत दे वाली अगर इतना ही क्राउड है, लोग हैं उनके साथ, तो उनको मसला क्या, प्रॉब्लम क्या है? एक तो कारकर्दगी होती तो बताती, दूसरा ये बूट नवाज इमरान खान हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बैठ जाएंगे, हम धरने देंगे, तो आपको तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये कहना चाहिए कि हम लीड से जीतेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, यही हमारी ये काम किया। अच्छा सर, एक ऐसी बात उन्होंने बताना है कि नून लीग का बयानिया वही है जो नवाज शरीफ। असल में आखिरी बात बार क्यों कह रही है, नौबत क्यों आ रही? मरियम साहब कह रही खुदा के लिए मेरे को मुझे बुलाए, मुझे कुछ मिले, मैं मिलना चाहती हूँ। नहीं, अब मज़ामत सीख ली उन्होंने, छोड़ दे सब मज़ामत सीख ली उन्होंने। क्या अब हमने मज़ामत, उन्होंने कहते हैं कि मज़ामत मफामत के लिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा था। चले आप ये तो वो कैडबरी फाउंड में नहीं था, ये आपकी बात ना वो एडिटेड फुटेज, क्या उन्होंने कहा इन्होंने बाशोबास वीडियो में क्या होगी तो मुफाहमत होगी। चलिए सर, फिर कैलिबरी फॉन्ट भी आ जाता है, फिर आप उसके भी विटनेस हैं, आपको हर चीज़ का पता है। मुझे बताएं, चौथी लहर अब वबा की हम देख रहे हैं इस वक्त,
और तमाम जितने भी इदारे हैं, हुकूमती अहम शख्सियात हैं, वो इस पर परेशान है। इस वक्त नंबर 1 टेंशन इमरान खान साहब के लिए ये बनी हुई है कि चौथी लहर को किस तरह से काबू किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक डेल्टा वेरिएंट जो भारत से आया है पूरी दुनिया से परेशान है। मैं देख रहा था G20 ममालिक की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी बड़ी इकोनॉमी बड़ी तेज़ी से वापस आ रही थी, पहले से भी बेहतर हो रही थी, लेकिन ये जो भारतीय वेरिएंट है वो बड़ा खतरनाक है। और भारत की तरफ से कहा जा रहा है खबरदार किसी ने इसको भारतीय वेरिएंट कहा या ये भारतीय किस्म इसकी वबा की कही। जब चीन की तरफ से था तो और बात थी। अब जो हम जलसे देख रहे हैं बाबर डोगर साहब, जो हम रश देख रहे हैं, एक लीडर के तौर पर, एक अवामी रहनुमा के तौर पर आप तो कुछ तो कर सकते हैं कि उनको महफूज बनाने के लिए कि चलें यार मास्क पहन के ही आ जाएं, आप लोग कोई एहतियात कर लें। ये नहीं, अभी हुकूमत की तरफ से भी होंगे, अभी वज़रा गए हुए थे, शायद इमरान खान सब जाएं, किसी को कोई जब एहसास नहीं होगा, कोई इसकी केयर नहीं करेगा, तो फिर आप जितना मर्जी हम यहाँ पर बैठकर कहते रहे लोगों को एहतियात करने का कि जी चले मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली ये किस्म है जो अब पाकिस्तान में भी शुरू हो रही है। मतलब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब ये तो जो इनिशिएटिव लेना है, ये जो स्टेप लेना है, ये तो गवर्नमेंट ने लेना। गवर्नमेंट इस पर सख्ती करे, गवर्नमेंट जो है वो इसको सेंसिटाइज करे। अब गवर्नमेंट किस तरह से इसको रोके? उनके अपने मिनिस्टर जाके वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, उनके अपने मिनिस्टर वहाँ पर जाके जलसे कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट खुद जलसे कर रही तो आप अपोजिशन को क्या ब्लेम देंगे? अपोजिशन को कैसे रोकेंगे? तो अब सर एक तरफ मुझे एक चीज या तो पाबंदी लगाएं। अब अगर स्कूल बंद हो रहे हैं सर, सिंध में स्कूल बंद, अब कहा जा रहा है ईद उल अज़हा पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, तफरीही मकामात बंद, इंडोर डाइनिंग बंद, ये चीजें बंद हो सकती है। मुझे बताएं जलसे आप कर रहे हैं तो इतने लोग तो नहीं होते। यही जो आप अभी बात की है ना, ये इस सदी का बड़ा लतीफा और मज़ीका की बात है कि कोरोना जो है इंडोर डाइनिंग की बात करते हैं, तफरी गाहों की बात करते हैं, वहां पर जो वहां पर स्कैटर्ड लोग होते हैं, जी वहां पर तो इतने कंजेस्टेड लोग नहीं होते, वहां पे तो वैसे वहां पे तो सोशल डिस्टेंस से ज्यादा मेंटेन, वैसे ही स्कैटर्ड लोग में भी आप मास्क पहना सकते हैं स्कूलों में सारा। अब मुझे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ पे तो बकायदा कंजेस्टेड है, खचाखच लोग हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लीडरशिप अगर आवाम के इतनी हमदर्द है, सबको चाहिए कि कम से कम अपने तौर पे ये तो खुद आपने करना ना। वो तो सर नून लीग की गवर्नमेंट है, आजाद कश्मीर में उसने करना है, तो वही है ना, पीटीआई को तो ब्लेम नहीं कर सकते। बाबर साहब आजाद कश्मीर तो मुझे याद है सबसे पहले जिन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन लगाया था शायद, तो वो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट थी। उसमें आप पीटीआई को ब्लेम तो नहीं दे सकते ना। तो यहाँ तो नून क्यों नहीं दे सकते? एनसीओसी किसके अंडर है? लेकिन आजाद कश्मीर का तो गवर्नमेंट कहते कि हम नहीं जाएंगे, हम जलसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोरोना का खतरा है। तो गवर्नमेंट ओवरऑल है, वो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। सूबे हुकूमत, सूबाई हुकूमतें खुद फैसले करती हैं। तो आजाद कश्मीर की टेरिटरी में नहीं आता ना वो एनसीओसी। बाकी सूबों ने लॉकडाउन नहीं लगाया था, आजाद कश्मीर में लग गया था। उसका एक अलग से स्टेटस है, जारी बात है, उसकी अपनी। अब सिंध में आप देख लें, उन्होंने जिस तरह से पाबंदियां लगा दी हैं, आपको शायद किसी और सूबे में हर एक ने अपना मुख्तलिफ किया। मेरा एक सवाल का जवाब जी जी, ये अब सिंध गवर्नमेंट सिंध में तो पाबंदियां लगाती है, लेकिन वहां जाकर ये जलसे कर रहे हैं। यही तमाशा है। एनसीओसी जो है वो वार्निंग तो दे रही है, बार बार वार्निंग दे रही है कि जनाब कोरोना फैल रहा है, डेल्टा आ रहा है, भारतीय जो है वो कोरोना वो किस्म आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन उनके अपने मिनिस्टर जो है वो वहां पर जाके जलसे कर रहे हैं। ये बात तो ये जो नून लीग है ये भी जा रही है। जवाब ये देंगे, एक पार्टी का जवाब देंगे कि सबको मिलकर बैठ। तो लहर खतरनाक है, डेल्टा इतना पता लग गया। जब इससे कम खतरनाक थी तो मरियम साहब इस जवाब पे नहीं गई कि कराची में कोरोना फैल जाएगा इसलिए नहीं चाहिए। वो जब कहते हैं ना कि नवाज शरीफ को कत्ल करने की साजिश की गई, तो ये लोगों में भी कोरोना फैलाने की साजिश जरूर है और कुछ नहीं है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। पाकिस्तान एक इनिशिएटिव लेने जा रहा है कि लीडरशिप को, इलाक़ाई लीडरशिप को अपने पास बुला रहा है, इसका हल निकाला जाए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तमाम हमसाया ममालिक बड़ी करीब से नज़र रखे हुए हैं। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, हर कोई अपने मशवरे दे रहा है। रूस की तरफ से बयान आया अफगान हुकूमत को कि जी बातचीत की जाए। अच्छा, साबिक सदर है अफगानिस्तान का हामिद करज़ई, जिसको सबसे पहले लाकर अमेरिका ने बिठाया था, वो भी कह रहा है जी अफगान हुकूमत बातचीत करे।
चीन भी ये चाह रहा है, ईरान ने भी बड़ी कोशिशें की, दोनों धड़ों को बुलाया, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखता है, फैसला किया है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई से फ़ोन पर गुफ्तगू भी की है और पाकिस्तान तमाम धड़ों को बुलाना चाह रहा है और इस पर बातचीत करना चाह रहा है। बाबर डोगर साहब, ये एक कोशिश है अच्छी, बाकी ममालिक में भी ये हो रहा है, कभी रूस में हम देखते हैं, कभी ताजिकिस्तान, कभी ईरान, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव लग रही है कि सबको बुलाया जाए, सारी लीडरशिप। और मेरे ख्याल हमसाम मलिक के भी इसमें ज़ाहिर है नुमाइंदे इसमें शरीक होंगे। तो आपको लगता है कि कोई बिठाकर, अब अमेरिका तो मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि वो करवा सकता था, हमने यहाँ खुद बात की, तस्फिया कोई एक टेबल पर बैठकर, जब उस वक्त बात की तालिबान से, उसी वक्त इतना अरसा था, एक कोई वर्केबल रिलेशनशिप बनवा कर जाता, वो जानबूझ कर यहाँ पर ये सारा क्या कहना चाहिए खलफिशार फैलाकर छोड़ गया कि ये सारा निपटें। तो क्या हम निपट सकेंगे? क्या पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि कोई ये वर्केबल सोल्यूशन ला सके, उस हुकूमत को भी साथ बिठा सके, अफगान हुकूमत को जो पाकिस्तान पर गलीज़ तरीन इल्ज़ामात और गुफ्तगू करती रही? देखिए उसामा साहब, अमेरिका तो भाग गया, दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्ट जो है वो एक प्रोपेगेंडा, भारत जो है वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सारी दुनिया में प्रोपेगेट कर रहे हैं कि तालिबान जो है पाकिस्तान वापस से पसंदी फैला रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान में जो भी खाना जंगी हो रही है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इंतहाई जिम्मेदारी का जो है रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान को ये पता है, हमने सारी दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान का जो अमन है वो पाकिस्तान के अमन के साथ मुंसलिक है। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी तो उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासरा फरीक है वो पाकिस्तान होगा। अब पाकिस्तान को एक और इशू भी है, वो ईरान को भी है कि अगर ये खाना जंगी बढ़ती है तो मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे या ईरान की तरफ जाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर आप देखें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो ताजिकिस्तान में थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उज़्बेकिस्तान गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर जो है शाहबाज कुरैशी वो भी उज़्बेकिस्तान पहुंच गए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने 18 या 19 जुलाई को अफगान अमन कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने का ऐलान कर दिया है और उसमें बहुत सारे जो अफगान लीडर्स हैं उनको भी कांटेक्ट किया है। वो जो जिन्होंने अपने आने की अप्रूवल दे दी कि जी हम आएंगे, इसमें अटेंड करेंगे, उसमें एक तो है उमर दराज़ई, ये स्पेशल नुमाए हैं अफगान प्रेसिडेंट के पाकिस्तान में, उमर ज़कीवाल हैं, ये साबका वज़ीर ख़जाना है, हामिद करज़ई साहब का प्रेसिडेंट हैं, सलाहुद्दीन रब्बानी साहब का वज़ीर ख़ारजा हैं, हाजी मोहम्मद मुहक्किक हज़ारा ग्रुप जो है उसके लीडर हैं, गुलबदीन हिकमत यार हैं, अहमद वली मसूद हैं। ये बड़े सिग्निफिकेंट लीडर हैं, ये वो लोग हैं जहाँ जिनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो क्रॉस द सेक्शन हम हज़ारा ग्रुप हो गया, गुलबदीन हिकमत यार हो गया, अब्दुल्ला हो गया, प्रेसिडेंट के नुमाए हो गए, सबको बुलाया जा रहा है ताकि कोई एक वर्केबल सोल्यूशन जो है उसको ढूंढा जाए। अब अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है मंसूर खान साहब, उनका भी एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि जनाब हम ये अफगान अमन कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और ये जो लोग हैं उनके साथ वो कांटेक्ट में हैं और उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद मुख्तलिफ अफगानिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें तालिबान भी हैं, जिसमें हज़ारा ग्रुप भी है, जिसमें गवर्नमेंट भी है, वो उनके साथ राब्ते में है और ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका कोई बेहतर हल ढूंढा जाए। अब ये अफगान अमन कॉन्फ्रेंस है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, मैं मंसूर खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बताया, मैं पढ़ रहा था कि जनाब हम कोई सोल्यूशन इम्पोज नहीं करेंगे, पाकिस्तान इसमें कोई सोल्यूशन नहीं देगा। ये लोग, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, ये जो आपस में लड़ रहे हैं लोग, इनको यहाँ बुला के एक प्लेटफॉर्म देंगे, ये खुद उसका एक सोल्यूशन ढूंढे। ठीक, ये मिलके बैठे, ये इसका एक सोल्यूशन ढूंढे। इसके बाद ये सारे लोग जो हैं ये दोहा जाएंगे जहां पर ये तालिबान की जो लीडरशिप बैठी है उसके साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। यहाँ पर जो पाकिस्तान ये जो कॉन्फ्रेंस बुला रहा है अफगान अमन कॉन्फ्रेंस, इसमें अगर ये किसी चीज़ पे एग्री होते हैं, किसी पॉइंट पे ये सारे एग्री होते हैं, तो उसके बाद ये दोहा जाएंगे, वहां पर फिर एक और मुज़ाकरात का राउंड होगा, एक पाकिस्तान में एक दोहा में। तो पाकिस्तान की ये एफर्ट है कि ये आपस में आपस में बैठकर कोई सोल्यूशन निकाल लें। अगर ये सोल्यूशन नहीं निकालते, अफगानिस्तान की खाना जंगी जो है वो आगे शिद्दत अख्तियार कर लेती है। उसामा साहब देखिए, अभी ये जो जंग चल रही है इसमें कोई पता नहीं कि कौन कौन से प्लेयर्स अब और मजीद आएंगे, किसको कौन सपोर्ट कर रहा है और कितनी सपोर्ट कर रहा है। बेतहाशा वारलॉर्ड्स हैं,
तो ये पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान, ये अल्टीमेटली इंपैक्ट इन चारों मुल्कों पे आना है। अगर वहां पे अमन आता है तो इसके बेनिफिशियरी भी ये चारों ममालिक होंगे। तो पाकिस्तान की तो भरपूर कोशिश है, ये इसकी तरफ बड़ा स्टेप है, पहला स्टेप है जो अमेरिका जो वहां पर गंद डाल के गया है, उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये पहला बड़ा स्टेप है कि हम सबको बुला रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा रहे हैं कि कोई एक सोल्यूशन तुम आपस में मिलकर ढूंढ लो। पाकिस्तान का मसला ये है कि अफगानिस्तान का अमन हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भुगत रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि 30 लाख लोगों को हम किस तरह से केटर कर सकते हैं। हमारे मुल्क में अब इतनी सलाहियत नहीं है, पहले भी बड़ा मुश्किल था। अब अमेरिका 7 समंदर पार वो निकल गया, उसको पता है मुझे तो कोई मसला नहीं। भारत की कोई सरहद लगती नहीं है। आपने जिस तरह बाबर डोगर साहब बात की कि वॉर लॉर्ड्स भी हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इन धड़ों को साथ बिठा भी लेते हैं। तो अब असद खरल साहब के अफगानिस्तान का भारत में सफीर कह रहा है, खुद से तो नहीं बोला होगा, वो इंटरव्यू दे रहा है और वो कह रहा है कि जी हम भारत से और अस्करी ताबन की जरूरत पड़ेगी। और उसने कहा फिलहाल हमें फौजियों की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमें फौजी नहीं चाहिए भारतीय, लेकिन पहले भी असला आता रहा है, हमें मदद मिलती रही है, हमें वही मदद मजीद चाहिए। तो ये तो भारत से अफगानिस्तान ने कहा है कि हमें एयरफोर्स चाहिए उनकी, जी हमें आपकी एयरफोर्स चाहिए जो तालिबान को स्ट्राइक करे, और इस पे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनको अभिनंदन चाहिए कुछ 4-5 किस्म के। तो ये असद साहब ये किस किस्म की यानी एक तरफ पाकिस्तान यहाँ कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान की मैंने आपको बताया कि मजबूरी है हमसायों की यहाँ, तो भारत क्या उसने जो अरबों डॉलर यहाँ लगाए हैं वो बचाने के लिए और यहाँ रहेगा तो वो पाकिस्तान को टेंशन देने के लिए, सोच ही आपकी नेगेटिव है, तो आप किस तरह से कोई अच्छा अमल कर सकते हैं? देखिए, आपने जो अरबों रुपए भारत ने इन्वेस्ट किए थे वो किस लिए इन्वेस्ट किए थे कि वहाँ पे अपना उसने इन्फ्लुएंस कायम किया था जी। वहाँ पे उसने कौंसल खानों के दफातर की बम्बार लगा दी। उसके बाद वहाँ पे जगह जगह पे जनाब डिप्लोमेट्स की आड़ के अंदर वहाँ बैठ के नेटवर्क जो ऑपरेट करते थे। NDS और RA जो है इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और भारतीय इंटेलिजेंस NDS वो बाकायदा मिलकर ऑपरेशन करते थे। अब साना APS से लेकर आर्मी पब्लिक स्कूल से लेकर अब जिस मैं जाएंगे कड़ियाँ बलूचिस्तान के अंदर अटैक हो, चाइनी कौंसल खाने के अंदर अभी सर जो अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, जी बस का वाक़या हुआ है, बस का, तो उसमें हर जगह पे यही फुटप्रिंट आएंगे। अब उनको तकलीफ ये हो रही कि हमने इतने अरब रुपए लगाए थे इसलिए कि पाकिस्तान को हम डिस्टेबलाइज करेंगे, हम यहाँ बैठ के साजिशें करेंगे, कॉन्स्पिरेसीज बनाएंगे, तालिबान को अपने साथ मिलाएंगे, हुकूमत को अपने साथ हुकूमत को के ज़रिए जो अमेरिका का सारा मिल के, अमेरिका भी चाहता था, इजराइल भी चाहता था, अफगानिस्तान जो है ज़ाहिर बात है वो इन्फ्लुएंस में था अमेरिका की वजह से, तो वहाँ से बैठ के तो वो तो बदमाश थे, दिन रात फिर रहे थे। अब उनको अपनी मौत नज़र आ रही वहाँ पे। सर अभी जो कोई 3 अरब रुपया पाकिस्तानी करेंसी पकड़ी गई है, वो कहा जा रहा है कि वो भी सारे पैसे पाकिस्तान बड़ा कुछ कर रहे थे। ये करेंसी आपको पता है पहले भी फेक ये फैलाते रहे, बड़ा कुछ करते रहेंगे। नहीं, वो पैसे देते थे कि जी यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करनी है। इधर बॉर्डरों पे भी इस तरह काम करते हैं, सोना करेंसी वाले मसले में। अच्छा, यही मसला है कि जैसे से यहाँ पर अफगानिस्तान के हालात पहले ही जिस तरह से थे, अब भी बाबर डोगर साहब अगर आप देखें तो एक हमें लगता है कि दहशतगर्दी फिर फैलाने की कोशिश हो रही है। और अब इस दफा टारगेट बड़ा अजीब है कि आप डेवलपमेंट को टारगेट कर रहे हैं। पहले होता था वो बड़े बुरे हालात थे, अल्लाह ताला रहम करे, वो कभी पाकिस्तान वापस ना आए, खुद कुछ हमले हो रहे होते थे, तो वो फिर जनरल कोई आपको नहीं समझ आ रही, कोई पुलिस वाला कहीं बाजार में हो गया, कुछ भी। अब आप दासू डैम पर काम करने वाले जो चाइनीज इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, वो FC उसमें लोग, यानी एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वो भी वहां पर जहां पर डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, किसी को अगवा करो, इस तरह से काम करो, ये अब असद खरल साहब नजर आ रहा है। देखिए, ये तो मामला ये है कि अब जहां से उनको रास्ता मिलेगा, अफगानिस्तान वाली कहानी जो है नेक्सस वो तो हो गया ख़त्म, अब वो तो ऑलमोस्ट मरने के करीब हो गया, टूट चुका। अब वो क्या करेंगे कि इधर से आएंगे, दूसरी तरफ से आएंगे, जो उनको चाह बाहर वाला जिस तरह ईरान वाला था वो भी नेटवर्क कलबोशन के जरिए पकड़ा गया, वो रूट भी उनका बंद हो गया। तो वो इधर से जिस तरह हमारा बॉर्डर है दूसरी तरफ से लगता है, अगर वो वहाँ से बंदे घुसेड़ेंगे। अभी आप देखें ना वो जो रिसेंटली वाक़या है, हाँ ये जो आप सही साहब वाला, जी लाहौर जौहर टाउन वाला, तो उसके अंदर भी चूँकि मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ इधर वो बरादर इस्लामी मुल्क है, उनको यूज़ करते हैं, टेरिटरी को अफगानिस्तान को यूज़ करते हैं, वहाँ भी उन्होंने एम्बेसी बनाई हुई है, वो भी जगह जगह इन्होंने यही तमाशा किया, पैसे बांटते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। वो ओपन कहते हैं भाई, उनके मोजर गौर वो कहते हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जील दोवत वो कहते हैं, वो जो बिपत रामन उनको इसी वजह से डिवाइड दिया गया सारी, और वो ओपनली कहते हैं
कि हम पैसे देते हैं, असला देंगे, हम दहशतगर्दी कराएंगे, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये अब पाकिस्तान बहुत मुल्क है जी। जिसने एक सिंसियर एफर्ट की है, वरना अफगान का अमेरिका छोड़ गया, उनका बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं, उस हुकूमत को अच्छा, ये मर रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा है, सारे तमाशा देख रहे हैं। शामिल कुरैशी ने कहा कि हम ये चीजें अब FATF में उठाएंगे। हाँ, मतलब उस पे अशरफ गनी साहब से कह रहे इमरान खान साहब की मुलाकात। ये जो ममालिक हैं बड़े पावरफुल हैं, चीन, रूस, अभी फिर खबर चल दी है कि वो जो इलाके दाख वाला मामला था फिर गर्म हो रहा है, उसमें भी साइडलाइन पर बात हुई है। तो ये इनको भी तो पता चल रहा होगा कि भारत ये क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, चाहे ईरान हो, क्योंकि वहाँ से भी इन्फ्लुएंस उसका खत्म हो गया। चीन से भारत ने दुश्मनी मोल ले ली, चीन अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये बात हो रही है कि पेशावर और काबुल बाकायदा एक यानी रोड सी पैक, गर्म पानी और रास्ता, सारे जो रास्ते हैं सारे ये रशियन, रूस भी, चाइना, तो ये भारत अगर इसको खराब करने की कोशिश करेगा तो सारे रीजनल ममालिक को भी नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। उसामा साहब, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, चाहे वो उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है, ये जितने भी ममालिक हैं इनको पता है कि सेंट्रल एशिया तक एक्सेस, गर्म पानी तो एक्सेस का वाहिद रूट पाकिस्तान है, और ये तभी पॉसिबल अफगानिस्तान में अमन होगा। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होता ये सेंट्रल एशिया तक किसी की एक्सेस नहीं हो सकेगी। तो इस चीज़ का अदराक है, इसीलिए ये सारे ममालिक अमन के लिए एफर्ट कर रहे हैं, और भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। भारत इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक, अल्लाह करे कि जी अमन हो और किसी माहिदे पर पहुंचा जा सके। जो कोशिशें हैं तमाम ममालिक की, जो हमसाया ममालिक अफगानिस्तान की, खासतौर पर पाकिस्तान, ये कोशिशें रंग लाएं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे बड़ी ईद से पहले महंगाई का बड़ा तूफान। अब पता चला। अब पता चला। बड़ी ईद के आते ही बड़ा तूफान महंगाई का आ गया है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। अब शहबाज गिल साहब ये बता रहे हैं, मामले खुशी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा है कि जी 11 रुपये का इजाफा कहा गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकी जो कीमत में इजाफा हुआ है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो अब सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, 2 रुपये 54 पैसे डीज़ल में इजाफा है, इसी तरह से मिट्टी की तेल कीमत में 1 रुपये 39 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपये 27 पैसे। अब LPG की कीमत में भी इसी तरह से इजाफा हो गया है और 160 रुपये फ़ी किलो से अब ये तजावुज़ कर गई है जनाब इसकी कीमत। और इसके साथ अब घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा किया गया, घरेलू सिलेंडर 1950 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो जो लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान में मेजॉरिटी अवाम, उनके पास गैस की सहूलत, नेचुरल गैस जो आती है घरों में, उसकी सहूलत नहीं है। तो बहुत से लोग जो हैं लकड़ी भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से हैं जो इस तरह सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए कि उनके घरों में क्या इम्पैक्ट जाएगा इसका। लेकिन हुकूमत मजबूर है, असद खरल साहब क्या करें, इसके अलावा और हल नहीं है। वो कहते जी अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हमें बढ़ानी होंगी, मजबूरी है। मुझे एतराज़ सिर्फ इस चीज़ पर होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जी कीमतें बढ़ी हैं और पेट्रोल आप इंपोर्ट करते हैं, कोई यहाँ तो पैदा होता नहीं है, आप डॉलर्स में उसको ख़रीदते हैं, वहाँ महंगा हो गया, आपने यहाँ महंगा कर दिया। जब कभी अगर सस्ता होता है, कभी अगर नीचे भी जाती है कीमत, उसका इम्पैक्ट तो आता नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रात 12 बजे ये कीमत का इतलाक होना है, आप आज मार्केट में चले जाएँ, आज से ही कीमतें ऊपर चली जाएंगी। और पेट्रोल की नहीं, हर चीज़ की, क्योंकि वो जोड़ेंगे जी, ओ जी देखें जी पेट्रोल पर तो सारी चीज़ आ रही है, सारा माल बर्दारी होती है, खाने पीने की चीज़ें हों, आप आटा दाल चीनी कुछ भी है, किसी ना किसी से तो वो आ रही है ना दुकान पर, तो वो सब की कीमतें बढ़ा देंगे। वो पीछे जो फैक्ट्री वाला है वो भी कीमतें बढ़ा देगा, तो एंड यूज़र जो है बेचारा सफ़र करता है। देखिए उसामा साहब, ये तो एक नेचुरल फैक्ट है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपकी जितना एग्री आपका 75% जो जिस तरह आप धान की फसल जो है वो लगी है, तो जितना डीजल अब यूज़ हो रहा है मैसिव लेवल पे, आपको पता है जहाँ पे नहीं है कोई ट्रैक्टर में, मशीनरी में, इस तरह वो बार बर्दारी के अंदर आप देख लें डीजल है, पेट्रोल है, और उसका जारी बात है ऊपर सर अभी हो जाए, किराए में सादा सी मिसाल देता हूँ, शायद उसके पता नहीं फिर मुनासिब लगे या गैर मुनासिब, कि अभी आप जानवर लेने जाएंगे अगर कुर्बानी के लिए, वो भी कहेंगे ना महंगे हैं जी, वो कहेगा मैं किराया देख रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ घर तक लाने पर भी जाहिर है वो भी कहेगा जी पेट्रोल डलवाना है मैंने, जो जानवर ला रहे हैं वो भी महंगे, चारा भी महंगा होगा, वो भी उसी तरह से आना है, वो एक्सप्लॉइट भी करेंगे ना, वो कुछ फायदा। ये मसला प्रॉब्लम ये है कि इनकी बात करें
कि क्या कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सारे अगर पेट्रोल की कीमत कम हो तो उन्होंने कभी इतनी नीचे इस रेशो से कभी कमी की है कि जनाब आप हाँ जी किसी चीज की आप उनकी कीमतें कम तो नहीं होती, किराए तो छोड़िए, हर सब सेक्टर जो है एक्सप्लॉइट करता है, हालांकि वो आम कॉमन मैन है। जो आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, आप रिक्शा वाला लोडर की बात करें, तो जो ही एक दिन अगर आप 165 रुपए अगर लीटर है फर्ज माल, तो आप लेके जाएंगे बकरा, दूसरे दिन 120 रुपए होगा, वो किराया ऑलमोस्ट उतने ही लेगा, यानी ज्यादा नहीं तो काम नहीं करेगा वो। अच्छा, अब इसका हल क्या है? और आगे एंड करने से ऊपर तो ना गया। अब गवर्नमेंट हल ये है कि एलपीजी जो है वो इंटरलिंक्ड है। जब आपको पता है, अच्छा मुझे पता है हल ये है कि सर्कुलर चार्ट में हजारों अरब आपने दे दिया, देते जा रहे हैं, तो बिजली की बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहते जा रहे हैं। आप हाइडल पे क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं 60,000 मेगावाट जो बहुत अरसे से सेक्रेटरी पावर वाटर एंड पावर कहता है, आप उधर क्यों नहीं जाते? आप आईपीपी के महंगे मनसूबे हैं। अभी मनशा मियाँ की बात करें मुबैना तौर पर, यानी मेरे पास सारी डिटेल थी, तकरीबन 8 अरब रुपए है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी नैब के अंदर और सारी जो कमेटी वगैरह सारी वो पूरी डिटेल में बता सकता हूँ। 8 अरब सिर्फ उसकी निशात चूनिया ने सालाना तकरीबन 1 अरब रुपया वो कर रही थी। वो वाला पता नहीं 35 आईपीपी है और पता नहीं 35 अरब रुपया ये खांचा मारा उन्होंने। लेकिन जाहिर बात है वो एक बड़ा बासरा आदमी है, तो उसको तो कोई हाथ नहीं डालेगा। छोटी मोटी उसको नेपरा के बंदे को पकड़ लिया। मैं कह रहा हूँ बाबर साहब का भी इस पे पॉइंट आ जाए। बाबर डोगर साहब, अब एक ही हल नजर आता है कि ये किया जाए, टैक्स कलेक्शन आपकी बहुत ज्यादा हो, वही यानी ये सब्सिडी देंगे, हाँ जी, हाँ जी, या हमारे पे टैक्स लगाएंगे, उधर से भी हमारे ऊपर छुरी चलेगी, जितना मर्जी छुरी पे चले गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, मरेंगे ऊपर आवाम से। ये सब्सिडी आएगी तो कर्जे चढ़ेंगे और या टैक्स वालों पे हमारे ऊपर छुरी फेरेंगे। उसामा साहब, ये तो मिनी बजट आ गया। मेरा मतलब है कि पेट्रोल की कीमतों में एकदम 5.5 रुपये इजाफा कर दिया गया और शहबाज गिल जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने 11 रुपये का इजाफा प्रपोज किया था ओगरा ने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करने के लिए ज़्यादा इजाफा नहीं किया। इनके अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए ज़्यादा इजाफा नहीं किया। बड़ी मेहरबानी की है, कौम पर बड़ा तरस खाया, बड़ा एहसान किया है प्राइम मिनिस्टर ने 5.5 रुपये कीमत में इजाफा करके। अब फिर ये बड़ी बेशर्मी के साथ मुकाबला ढूंढते हैं, बेशर्मी रहने दे, मतलब मुल्क ढूंढते हैं। अब ये मिसाल देते हैं कि देखें जी नेपाल में क्या रेट है, भूटान में क्या रेट है। मैं पूछता हूँ कि इंडिया में इंडिया की करेंसी जो है वो हमसे सस्ती है। इंडिया में 101 रुपये लीटर है। बांग्लादेश की करेंसी हमसे सस्ती है, बांग्लादेश में 105 रुपये लीटर है। तो हमारा और उनका तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। ये हमारे हमसाया ममालिक है। बांग्लादेश और भारत जो है वो हमारे कंपेटिटर हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट उनसे डबल चला गया। उनकी करेंसी की वैल्यू देखा जाए तो डबल चला गया। मुझे एक बात बताएं कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने अपनी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ानी है। जब आपके पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आपकी बिजली का रेट बढ़ गया, आपकी प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया, तो आप किस तरह से इनके साथ कंपीट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। आम आदमी जो है उसकी सैलरी आपने जितनी बढ़ाई और जितना ये पेट्रोल बढ़ाया, और पेट्रोल का इम्पैक्ट बताऊँ क्या आना है, ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज़ की कीमत में बढ़ जानी है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाना है। आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट आना है, महंगाई में इजाफा होना है, ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा करना है और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसमें इजाफा होना है, गुड्स में इजाफा हो जाएगा, किसी भी सारी चीज़ों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का बिजली में इजाफा हो जाएगा। तो महंगाई की तो पूरी एक लहर आ गई, महंगाई की एक लहर आ गई। तो फिर अभी आपने 1 महीना नहीं हुआ बजट दिया और आज आपने पेट्रोल बढ़ा दिया और उसके बाद ये भी है कि जी 11 रुपये। इसका हाल है कि लोगों की आमदनी बढ़ा दी जाए कि वो इस कितना बढ़ाई जाएगी। मेरा सवाल ये है कि आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी? गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है। अपने बजट का जो डेफिसिट है उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, फिर आप किस तरह से बढ़ा रहे हैं? मकसद ये है कि डेफिसिट है उसको खत्म करना है। IMF जो है उसके साथ डेडलॉक हुआ है। उसने कहा था कि आप ये सारी चीजें साहब, ये सारी चीजें कि गवर्नमेंट जब बजट दिया था क्या इन्होंने चीजों को कैलकुलेट नहीं किया? क्या इनको पता नहीं था कि ये जो सारी चीजें कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? अब ये इन्होंने इतना बड़ा डेवलपमेंट का बजट दे दिया, पैसा इनके पास है नहीं है, तो इसका मतलब फिर सारा कुछ ही फ्रॉड था, सारा कुछ ही झूठ है। कहाँ से डेवलपमेंट का बजट देंगे जब तक इनके पास डेफिसिट ही नहीं पूरा होगा?
तो मुझे तो कोई होप नज़र नहीं आ रही आने वाले दिनों में। ये जो इससे तो बेड़ा गर्क हो गया। मेरा मतलब है आगे अवाम के पास परचेज पावर है ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। सर और इसके बाद तो बिल्कुल ही उनकी बाइंग पावर शायद हुकूमत ये कह रही है कि ये हर दफ़ा ये होता है और हमारे पास पेट्रोल तो है नहीं, अब तो गैस भी बहुत कम रह गई है, अभी भी गैस भी इंपोर्ट हो रही है, तो कहाँ कम रहेगी। मुझे तो ऐसे है मैं जख्मों पे नमक छिड़कर ऊपर नींबू छोड़ दे। सर अब वो पॉलिसी मैं आपको भाई देता हूँ, दुनिया के जी अब वो दे रहे हैं सर ठेके ब्लॉक में बलूचिस्तान में हमारी अब तक की और 100 साल के बाद तक की जो जरूरतें हैं 100 साल तक वहां से गैस निकल सकती है। मेरी सुप्रीम कोर्ट में जो केस है सोमोटो एलएनजी वाला जिसमें उसके अंदर ये लगे हुए सारे नैब के अंदर लगे हुए ये प्रेजेंटेशन। अच्छा सर ई बाइक्स और ये ई इलेक्ट्रिक कार चलेगी, अच्छी है, ये खुशखबरी है। चले आखिर में लोगों के लिए खुश आइंद बात है। एक तो ये है कि माहौलियाती आलूदगी, फिर गरीब आदमी चले पेट्रोल से जान ये तो छूट जाएगी ना। एनर्जी बैंक एक दफा इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर चले चार्ज उतरी बिजली में जरूरत ना इजाफे करते कहीं क्या पता जो बाइक वाला इतने जरूरत पे घर में, क्योंकि मसला जवाब पेट्रोल से जान जुड़ती। अब चाइना की इमरान खान बाबा मिसाल देते हैं, वहाँ पर जो ई बाइक्स हैं या मोटरसाइकिल हैं या साइकिलें हैं वहाँ पर फ्री हैं। आपको पता है वहाँ पर गवर्नमेंट ने वहाँ पर होनी चाहिए सब्सिडाइज का मतलब करना चाहिए। क्या होगा डॉक्टर साहब उसको इस्तेमाल करें, यहाँ पे क्या वहाँ पे उसको पार्किंग में खड़ी करें, यहाँ पे क्या सुन ले, यहाँ पे अगली गाड़ी का आप कहते हैं जी उसका एक थर्ड रेवोल्यूशन आ रहा है चीन का कि वो दुनिया में जिस तरह से अपने आप को फैला रहा है वो सर दुनिया में अच्छा ठीक है चलो वहाँ पे 2-3 दिहाइयों में यहाँ पे वो 400 गुना ज्यादा कीमतों में बेचेंगे माफिया मिलके। चलिए सर प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।